Chapter 71। राहिल की बातों पर पलकें झपकाते हुए मैं मौन हो गई। आखिरी संत ये एक भारी भरकम नाम था जिसके पीछे निश्चित रूप से कोई कहानी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? जब वो मुस्कुराती रही तो मैंने मन ही मन खुद को कोसा। आखिरकार मुझे लगा कि कुछ भी संभव था, लेकिन इन सब का मतलब क्या था और मैं ही क्यों? उपन्यास में प्रिस्किला के आखिरी संत होने का कोई उल्लेख नहीं था। माफ करना, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत व्यक्ति को नहीं पहचान लिया? मैंने उस खतरे के झंडे को टालने की हताश कोशिश की जिसे उसने उठाया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, तुम ही हो। तुम वो आखिरी संत हो जो सब कुछ समाप्त कर देगी, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं केवल ये विलाप कर सकती थी कि यही मुख्य पात्र का कठोर भाग्य था। मैंने सोचा था कि एक नए पालक के अधीन रहकर मैं अपने दयनीय नियति वाले जीवन से बच निकली हूं, पर यहां मैं एक अलग अग्नि परीक्षा से घिर गई थी। मेरे व्यथित चेहरे पर राहिल हंस पड़ी। ऐसा लगा जैसे साम्राज्य के संस्थापक को मेरे दुख में आनंद आ रहा हो। हालांकि मेरे विचार अस्त व्यस्त थे। मैंने जल्दी से अपना सिर साफ किया। चीजों पर विचार करने का समय बाद में मिलेगा। मुझे अधिक जरूरी सवालों से निपटना था। तुम कौन हो? मैंने पूछा। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं, उसने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए जवाब दिया। जब मेरा छोटा गोल मटोल हाथ उसके हाथ से टकराया तो एक तेज रोशनी चमकी। वो भी एक संत थी। एक संत ने वेटिकन को छोड़कर उत्तरी साम्राज्य क्यों बनाया? ये मेरी बुलावा थी। क्या थी? जिन बच्चों से मैंने प्यार किया उनकी रक्षा करना। ये एक अस्पष्ट जवाब था, लेकिन मैंने उसकी यादें देखने के दौरान उसके विचारों को सुना था, इसलिए मैं समझ गई कि वो किसकी रक्षा करना चाहती थी। वे स्पिरिट बीस्ट्स, दिव्य जीव। राहिल ने सिर हिलाया। मैं उन्हें आज़ादी देना चाहती थी। ठीक है, तो वो किसके साथ शुरुआत करना चाहती थी? उसने इसे इस तरह कहा जैसे मुझे बस स्पिरिट बीस्ट्स को बुलाना था। मेरे चेहरे के भाव देखकर वो हंसी। मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकती। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूं, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें जानने का अधिकार अर्जित करना होगा। उसकी रहस्यमय बात पर मैंने मुंह बनाया तो राहिल बस फिर से हंस पड़ी। हालांकि जल्द ही उसका भाव एक उदास मुस्कान में बदल गया और उसने आगे कहा, पिछली संतों के नक्शे एकदम पर चलो और हमारे सच्चे इतिहास का पता लगाओ। तब तुम सब कुछ जान जाओगी। सब कुछ? वो सब कुछ जो तुम जानना चाहती हो। उसकी आंखों की गंभीरता ने मुझे स्थिर कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो मेरे विचार पढ़ सकती है। वो मेरे मन में छिपी गुप्त इच्छा के बारे में कैसे जान सकती थी? मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं ये तुम पर छोड़ती हूं, मेरी उत्तराधिकारी। मैं तुम्हें ये देती हूं। उसने मेरी हथेली के पिछले हिस्से को छूते हुए कहा। मेरी हथेली के पीछे एक अपरिचित पैटर्न चिन्ह जगमगा उठा और जैसे ही मेरी चेतना दूर होने लगी उसने अपनी निगाहें मुझ पर टिकाए रखीं। रुको, मुझे अभी भी कुछ पूछना है। चिंता मत करो, हम फिर मिलेंगे, राहिल ने हंसते हुए कहा, जैसे कि वो जानती हो कि इससे ज्यादा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। जब मैं अगली बार जागी तो इस बार मेरा स्वागत एक परिचित छत के दृश्य ने किया। मुझे लगा जैसे मुझ पर किसी का साया आ गया हो। क्या वो सचमुच भूत थी? मैं अपने पहले भूत सोफिया से बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने लुडविक को दूर भेज दिया था। समय बहुत बुरा था। मैंने फिर से आंखें बंद की और राहिल की आवाज को याद किया जिसमें उसने कहा था कि मैं वो सब पता लगा सकती हूँ जो मैं जानना चाहती हूँ। क्या वो सच कह रही थी? वो सवाल जो मैंने अंदर तक दफन कर दिया था कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया। क्या मेरे सवाल का जवाब ये भी बताएगा कि असली प्रिस्किला के साथ क्या हुआ था? मैंने सोचा था कि ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे, जबकि मैं सच्चाई जानना चाहती थी, साथ ही मैं नहीं भी चाहती थी। जैसे ही मैंने अपनी अशांत भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, मुझे अपने हाथ से ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। जब मैंने उस पर नजर डाली तो मैंने अपनी हथेली के पीछे एक अपरिचित पैटर्न चिन्ह मुद्रित देखा, एक पंख और तलवार। मैंने सोचा कि ये दोनों छवियां एक दूसरे के अनुरूप नहीं हैं। ये राहिल का शाही प्रतीक है। मैं गहरी खुरदरी आवाज की ओर मुड़ी तो पाया कि एक पंख वाला बाघ मेरे पास बैठा था, जिसके आसपास एक गुस्से में भरी रुई की गेंद उछल रही थी। मैं सदमे में जम गई क्योंकि पोपो ने गुस्से में बाघ पर हमला किया जो उसकी हरकतों पर हंस रहा था। क्या तुम्हें जलन हो रही है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मालिक को नहीं चुराऊंगा, बाघ ने पोपो को आश्वस्त किया। पो 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 पो।
मैं अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकता। पो। मैंने गुस्से में भरी रुई की गेंद को अपनी बाहों में लिया और पवित्र संरक्षक को देखा। तुम यहां क्यों हो? मैंने पूछा। तुमने राहिल और मेरे बीच के नेक अनुबंध को विरासत में पाया है। मैं अब से तुम्हारा अनुसरण करूंगा। कौन कहता है? सामग्री जाने बिना अनुबंधों पर हस्ताक्षर न करना ही बुद्धिमानी थी। आमतौर पर इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने इस बार एक अपवाद किया है। तुम्हें आभारी होना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अनुबंध समाप्त करो। ये संभव नहीं है, बाघ ने उदासीनता के साथ जवाब दिया। तो फिर मुझे मास्टर कहकर पुकारो। मेरा केवल एक ही मास्टर है। तुम घमंडी बाघ। मैं संरक्षक को सजा देना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के बाहर मुझे हाथापाई जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे को एक छोटे से दरार से खोला और अंदर झांका तो पाया कि मिल्टियाडस फिर से तूफान मचा रहा था। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। महाराज, आवाजें चिल्ला उठीं। तुम सब बेकार हो। अगर मेरा बच्चा 1 घंटे में नहीं जागा तो तुम में से हर कोई अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहना, वो चिल्लाया। महल के डॉक्टर घुटनों के बल कांप रहे थे। मुझे उनके लिए बुरा लगा। तुम 2 घंटे पहले बेहोश हुई थीं, बाघ की सुस्त आवाज पीछे से आई। अगर महज 2 घंटे मिल्टियाडिस को ऐसा करवा रहे थे तो कल्पना करो कि अगर मैं पूरे दिन बाहर रहती तो वो क्या करता। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकली। डॉक्टर सब सदमे में मेरी ओर इशारा करने लगे। इससे पहले कि मिल्टियाडिस अपनी तलवार घुमाकर कुछ भी काटता, मैं उसके पास गई और मासूमियत से पूछा, डैडी, आप क्या कर रहे हैं? मिल्टियाडिस तुरंत अपनी जगह पर रुका और धीरे से मुड़ा। डॉक्टरों की चुपचाप मदद की गुहार को नज़रअंदाज करते हुए मैं जितना हो सके उतनी जोर से मुस्कुराई और कहा, डैडी, मुझे चिकन चाहिए। एकदम सही बैच बनाने के लिए आपको चिकन को आटे के मिश्रण में लपेटना चाहिए और ताज़े तेल में तलना चाहिए। जब मैंने तेल के तलने की आवाज़ सुनी तो मैं भावुक हो गई, और जब ताज़े तले हुए चिकन की एक प्लेट मेरे सामने रखी गई तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू लगभग आ ही गए। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूं। मैंने संतुष्टि से आह भरी। अगर मैं इसे बियर या कोक के साथ मिला पाती तो और भी अच्छा होता, लेकिन ये अपने आप में भी काफ़ी संतोषजनक था। एक सच्चे कोरियाई का जीवन तले हुए चिकन के बिना नहीं चल सकता। मिल्टियाडिस ने मुझे खुशी में अपने गालों को थामे हुए देखा और पूछा, क्या ये अच्छा है? हाँ डैडी, आप भी एक निवाला लीजिए। ये स्पेशल सॉस के साथ और भी बेहतर था। मुझे उम्मीद थी कि जिसने भी तले हुए चिकन का आविष्कार किया उसका जीवन आशीर्वाद से भरा हो। जब मैंने मिल्टियाडिस की ओर एक लेग पीस बढ़ाया तो उसने उसमें से एक निवाला लिया। क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? कुछ बार चबाने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, खाने लायक है। मैं खुशी से खिलखिला उठी। डैडी ने कभी खुलकर अपने मन की बात नहीं कही, लेकिन मुझे पता है कि उनके खाने लायक का मतलब था कि ये स्वादिष्ट है। ये वाकई शर्म की बात थी कि दुनिया में कोक और बियर जैसी चीजें मौजूद नहीं थीं। तला हुआ चिकन मुझे उनकी तरस महसूस करवा रहा था। स्वाद मुझे मेरे पिछले जीवन की याद दिलाता था। तला हुआ चिकन हमेशा से मेरा पसंदीदा भोजन रहा है, और एक समय था जब मैं शहर का पता लगाने और हर दिन तले हुए चिकन का एक हिस्सा खाने के लिए निकलती थी। अलग अलग रेस्तरां में एक ही व्यंजन का ऑर्डर करने में एक खास तरह का आनंद था। धीरे खाओ, लुसियाना ने मेरे चेहरे से सॉस पोंछते हुए चेतावनी दी। क्या इसे शारीरिक रूप से कुछ हुआ है? मिल्टियाडिस ने महल के डॉक्टर से सवाल किया। चिकन आने तक महल के डॉक्टरों में से एक लगन से मेरी शारीरिक जांच कर रहा था। राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उसने सिर झुकाते हुए घोषणा की। मैंने कहा था कि मैं इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। भले ही मैं मिल्टियाडिस को बताऊं कि मैं राहिल से मिली थी, वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैं जानती थी कि उसे संदेह है कि कहानी में और भी कुछ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक तभी जब मैं चिकन विंग का एक टुकड़ा लेने गई, मैंने डॉक्टर के हांफने की आवाज़ सुनी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कि वे उसकी आंखों के कोटर से बाहर निकल आएंगी, और उसने सदमे में मेरा हाथ पकड़ लिया। महाराज, ये शाही प्रतीक है, डॉक्टर चिल्लाया, राहिल द्वारा मेरे हाथ पर लगाए गए प्रतीक को घूरते हुए। ये वैध उत्तराधिकार का प्रमाण है। सब कुछ इतनी अचानक हुआ। मैंने चबाना बंद कर दिया और मिल्टियाडिस से आंखें मिलाईं, जिसने मेरी हथेली के पीछे देखा। प्रतीक चमक रहा था। मैंने अपने मुंह में चिकन का टुकड़ा निगल लिया और अपने दिमाग में दौड़ रहे विचारों को नज़रअंदाज किया,
जब तक कि केवल एक ही विचार नहीं बचा, ओ बढ़िया, अब मैं फंस गई। मेरे हाथ पर रात भर में उत्तराधिकार का निशान दिखने से महल में अफरा तफरी मच गई। आपको महारानी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। आपका क्या मतलब है? क्या आपको याद नहीं कि वो कहाँ से है? एक संत राहिल की उत्तराधिकारी कैसे बन सकती है? लेकिन उसके पास शाही प्रतीक है। अगर हम उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं तो देवता क्रोधित होंगे। संसद के सदस्य आपस में जमकर लड़ रहे थे। 2 गुट थे। कुछ ने तर्क दिया कि मुझे तुरंत राजकुमारी के रूप में नामित किया जाना चाहिए, जबकि अन्य ने जोर दिया कि अभी बहुत जल्दी है। जब मिल्टियाडेज ने मुझे शाही राजकुमारी की उपाधि दी थी तब भी विरोध हुआ था और अब उनका हंगामा फिर से शुरू हो गया था। वे वायु साम्राज्य की एक संत को राहिल की क्राउन प्रिंसेस बनने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? हालांकि इन सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं था। मुझे उत्तराधिकार या वे जिस भी चीज पर बहस कर रहे थे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मेरी दासियों के साथ भी ऐसा ही था, जिन्होंने शाही प्रतीक पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने अपने दिन शांति से बिताए। तुम पेय का मजा ले रही हो, इसमें से कुछ लो। हाँ, इसे भी आजमाओ। जैसे ही मेरी दासियों ने मुझे और नाश्ते में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित किया, मैंने अपने हाथ पर चमकते हुए प्रतीक को देखा और भौहें चढ़ाई। इसमें इतना खास क्या था? एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मैं प्रतीक से जुड़े महत्व और जिम्मेदारी को नहीं समझती थी। मेरी आंखें बाघ की ओर बढ़ीं, जिसने मुझे आश्वासन दिया था कि ये केवल मेरी आंखों को दिखाई देगा। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि ये इतना महत्वपूर्ण था, तुम बेवकूफ स्पिरिट बीस्ट, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। मेरा एक नेक नाम है, क्रैक्टॉस। जो भी हो बाघ, क्या तुम इसे हटा नहीं सकते? मैं नहीं कर सकता, उसने असहजता से जवाब दिया। तुम बेकार हो, मैंने डांटा और अपनी जबान से टक की आवाज निकाली। बाघ चुप हो गया और कोने में एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। इस बीच पोपो मेरे हाथ पर बैठने और फिर कूदने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए प्रतीक को हटाने की कोशिश कर रहा था। पो। जब उसके प्रयास विफल रहे तो पोपो ने निराशा भरी आवाजें निकालीं। अगर तुम स्थिर बैठोगे तो ज्यादा मददगार होगे। पोपो, रुई की गेंद ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। चलो डैडी के पास चलते हैं। हो सकता है कि मेरा आसपास अस्त व्यस्त हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे फैंगलिंग प्रशंसक बनकर करना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा मुझे मिल्टियाडेज को फिर से विस्फोट होने से पहले रोकना था। मैंने अपना फोन उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी जब मुझे उसमें कंपन महसूस हुआ। मैं स्क्रीन पर नजर डालने ही वाली थी, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि इसमें कंपन क्यों हुआ, ये देखते हुए कि कॉल और टेक्स्ट फंक्शन काम नहीं करते थे, लेकिन मैंने अपने पास कदमों की आहट सुनी। कहानी जारी है।